अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, कल हमारी बात कहाँ तक हुई थी? कल हमारी बात ये हुई थी कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे गुदूद है और वो गुदूद क्या करते हैं? वो गुदूद हमारे जिस्म के बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हमने कहा कि इसकी जरूरत क्यों होती है, तो हमने कहा कि हमारे जिस्म में क्या है, न्यूरल सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, रब्त दही का काम करता है। लेकिन जो न्यूरल सिस्टम है वो हर सेल तक नहीं जा सकता। तो हर सेल के अंदर रब्त दही, इंटीग्रेशन, यूनिटी, एकजहती अगर इसको बनाना है तो इसके लिए कौन हेल्प करेगा? तो इसके लिए न्यूरल के बजाय केमिकल मदद करेंगे और उन केमिकल को बोला जाता है हार्मोन्स। ठीक है। फिर हमने कहा कि हार्मोन को सिक्रेट करने का, इफराज करने का काम जो ग्रुप करता है, तो एक ग्रुप को बोल दिया था मुनज्जम और एक को बोल दिया था गैर मुनज्जम, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज में जितने भी आते हैं उनके मामले में हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से गुदूद है। तो थैलामस, हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस के बाद पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, याद आ रहा है, थाइमस, देन ओवरी और टेस्टिस। इस तरह से हमने कल पूरी लिस्ट पढ़ी और उसमें एक और है पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है ना। कल हमने ये बात की थी। फिर उसके बाद हमने हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया। तो हमने कहा कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। तो हमने दो हार्मोन के नाम पढ़े थे, एक पढ़ा था रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। एक को पढ़ा था हमने इकराजी और एक मजाहमती, दो तरह के हार्मोन के नाम पढ़े थे। उनके दो एग्जाम्पल भी पढ़े थे। पहले वाले की एग्जाम्पल हमने पढ़ा था GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे की एग्जाम्पल हमने देखा था सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। तो कल हमारी ये बात हुई थी ना। अब हम उससे आगे बात कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जब सिग्नल मिलेगा, कौन सिग्नल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को? पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस जब सिग्नल करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन का इफराज करता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले बात ये हो रही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। कल एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे वो क्या थी? हमने कहा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एक जो पार्ट है उसको बोला जाता है एंटीरियर और एक को बोला जाता है पोस्टेरियर, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। फिर हमने कहा था कि उनको कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के जरिए। तो हाइपोथैलेमस के जरिए जब उनको कंट्रोल किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, याद आ रहा है, पोर्टल दौरानी निजाम। तो पोर्टल दौरानी निजाम, और दूसरा हमने पढ़ा था जहां पर हमने कहा था हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, है ना। तो दो तरह से हमने नाम पढ़े थे। तो ये कल डायग्राम मैंने जब बनाया था आपको सिंपल बना के बताने की कोशिश किया था। ये वो डायग्राम है जिसके जरिए क्या किया जाता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको पोर्टल के जरिए कंट्रोल किया जाता है, यानी खून की नालियां यहाँ से हार्मोन यहाँ लाएगी। और दूसरा है जिसमें पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको डायरेक्ट न्यूरॉन कंट्रोल करेगा। कल ये हमारी बात हुई थी। ठीक है, याद रखना है इसको ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी लोकेशन कहां पर है। तो सबसे पहले हम ये करें कि जो पिट्यूटरी हुदूद होता है इसकी जो लोकेशन है वो एक हड्डी है, और वो हड्डी के कहां पर होता है, जोफ में होता है, उसकी कैविटी में होता है। उस हड्डी का नाम क्या है? उस हड्डी के अंदर जो जोफ है, उस हड्डी का जोफ का कैविटी का नाम है सीला टर्सिका। और हड्डी कौन है? तो इससे पहले भी हड्डी हमने पढ़ा हुआ, दैट इज स्फेनॉइड। कौन सी हड्डी होती है? स्फेनॉइड। याद आ रहा है, हमने हमने पढ़ा था स्फेनॉइड, एथेमॉइड, बोन्स की जब बात किए थे। तो यहाँ वाली जो बोन है जिसका नाम है स्फेनॉइड, इस स्फेनॉइड के अंदर से एक खांचा है, एक मेहराब है, एक कैविटी है, एक जोफ है। उस मेहराब में, उस कैविटी में उसका नाम क्या रखा हुआ है? सीला टर्सिका। उसमें कौन मौजूद होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक डंडी होती है, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर एक डंडी होती है जिसके जरिए वो किससे जुड़ा हुआ है? हाइपोथैलेमस। तो ये शक्ल है, ये देखिए, ये एक डंडी है, इस डंडी के जरिए वो किससे जुड़ा हुआ है? हाइपोथैलेमस। और यहां पर जो बोन है, जो हड्डी है, उस हड्डी का नाम है स्फेनॉइड। और ये हड्डी की जो कैविटी है, ये अंदर का जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? सीला टर्सिका। क्या बोला जाता है इसको? सीला टर्सिका। याद रहेगा ना। दूसरी बात कि हमने जिसकी बात की है अजरोह तशरी, ये एडिनो हाइपोफेसिस और न्यूरो हाइपोफेसिस में मुनक़सिम है। यानी क्या कि हमने इससे पहले दो बातें किए थे। किसकी बात किए थे? हमने कहा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एक पार्ट होता है एंटेरियर और एक होता है
पोस्टेरियर। तो जो एंटेरियर पार्ट है, जो पोस्टेरियर पार्ट है, उनके दो और नाम रखे हुए। जो एंटेरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है, यानी ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से का एक और नाम है। वो नाम क्या है? वो नाम है एडिनो हाइपोफेसिस। एडिनो हाइपोफेसिस, याद रहेगा, एडिनो हाइपोफेसिस। और जिसको न्यूरॉन की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी मदद से, ये वाला हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम रखा हुआ है। दूसरा एक और नाम क्या रखा हुआ है? उसका दूसरा नाम रखा हुआ है न्यूरो हाइपोफेसिस। क्या नाम रखा हुआ इसका? न्यूरो हाइपोफेसिस। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जो हुदूद है, जो ग्लैंड है, तो जो एंटेरियर पोर्शन है उसका नाम है एडिनो हाइपोफेसिस, जो पोस्टेरियर उसका नाम है न्यूरो हाइपोफेसिस। याद रहेगा। तो पोस्टेरियर का ही नाम न्यूरो है और एंटेरियर का नाम है एडिनो हाइपोफेसिस। नाउ अब ये जो एडिनो हाइपोफेसिस है, जो एडिनो हाइपोफेसिस ये वाला जो पार्ट है, इसको और दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कौन से दो हिस्सों में होता है? एक को बोला जाता है पार्स डिस्टेलिस। एक पार्ट को क्या बोला जाता है? पार्स डिस्टेलिस। और एक होता है, इसको कहा जाता है पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं इसको? पार्स इंटरमीडिया। नाउ यहां पर जो एडिनो हाइपोफेसिस है, उसके अंदर भी दो हिस्से हैं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं ताकि हमारे पास जगह बच जाए। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यहां जो एडिनो हाइपोफेसिस पार्ट है, इसके अंदर भी दो और पार्ट्स हैं। कौन कौन सा है? एक है पार्स पार्स डिस्टेलिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। दूसरा कौन है? पार्स इंटरमीडिया। नाउ अब ये जो पार्स डिस्टेलिस है, या उसी को हम क्या बोल देंगे? एंटेरियर पिट्यूटरी। यानी ये किसमें रीजन, ये जो एडिनो हाइपोफेसिस है किसका पार्ट है? एंटेरियर। इसका मतलब इसके अगर ये दो पार्ट है तो ये दोनों भी पार्ट को आप दूसरे अल्फाज में क्या बोल सकते हैं? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो जो पार्स डिस्टेलिस है, इस पार्स डिस्टेलिस से कुछ हार्मोन निकलते हैं। पार्स डिस्टेलिस से जो हार्मोन निकलता है, उसमें सबसे पहला हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है उसका? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन इससे निकलता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। तो एक है ग्रो हार्मोन, या एक जो है वो है प्रोलैक्टिन, या आप उसको क्या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीआरएच। तीसरा हार्मोन जो इसमें से निकलता है वो है टीएसएच। तीसरा हार्मोन जो निकलता है उसका नाम क्या है? टीएसएच। टीएसएच का लॉन्ग फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन उसके बाद एक और हार्मोन है जो उससे निकलता है, वो कौन है? एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और कौन निकलता है? एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? एलएच। क्या नाम है उसका? एलएच। और दूसरा हार्मोन है सुना आता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ना बात को याद रखिए, क्या? एडिनो हाइपोफेसिस, एडिनो हाइपोफेसिस के अंदर भी दो पार्ट, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो 6 टाइप के। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पांचवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, छठा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रहेगा। तो ये 6 हार्मोन। अब मेरे को एक बात बताइए, ये 6 हार्मोन कब रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से? पिट्यूटरी ग्लैंड से ये 6 हार्मोन रिलीज होंगे, तो इनको रिलीज करवाने वाला कौन है? कौन इनका इखराज कराने वाला है? ये कहां से हो रहे हैं वो नहीं पूछ रहा हूं, ये कब हो गए? कौन बोलेगा इसको कि इखराज करो?
हाइपोथैलेमस। कौन बोलेगा? अभी पढ़े ना हम लोगों ने, क्या पढ़े थे हमने कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई हार्मोन इफराज करना है, सिक्रेट करना है, तो उसका सिग्नल कौन देगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बोलेगा कि सिक्रेट करना है तो सिक्रेट करेगा, हाइपोथैलेमस बोलेगा सिक्रेट नहीं करना है तो नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो हाइपोथैलेमस बोलता है तब जाके वो सिक्रेट करेगा। इसका मतलब हाइपोथैलेमस से इसको क्या मिलेगा? रिलीजिंग हार्मोन। क्या मिलेगा? रिलीजिंग हार्मोन। तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, और ये जो हार्मोन रिलीज करेगा फिर ये जाके पर्टिकुलर लोकेशन पे दूसरे ग्लैंड को सिग्नल करेंगे कि तू अब आगे काम कर। तो यहां पर क्या चल रहा है? खो खो। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को खो करेगा, पिट्यूटरी पर्टिकुलर जैसा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा हुआ है, इसका मतलब जाके किसको सिग्नल करेगा? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड उसके बदले में फिर क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से यहां पर होता है। तो इनके नाम याद रखना है। अक्सर एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बात से कंफ्यूज हो जाते हैं? कि टीएसएच का सिक्रीशन कहां से हो रहा है, टीएसएच का इफराज कहां से हो रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम जब लॉन्ग फॉर्म हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमको क्या लगता है कि ये थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है शायद। तो गलती से बच्चों को क्या लगता है? उसके नाम की वजह से उनको लगता है कि ये जो हार्मोन है कहां से निकल रहा है? थायराइड। जबकि ये कहां से निकल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से निकल रहा है? और थायराइड ग्लैंड को जाके क्या करने वाला है? एक्टिवेट, स्टिमुलेट करने वाला है। उसको बोलने वाला है कि तू थायराइड हार्मोन बना। बस समझ में आई क्या? यहां पर कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो याद रखना है कि टीएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एलएच, एफएसएच, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से वाले पार्ट से निकल रहे हैं? पास डिस्टैलिस। पास डिस्टैलिस किसका पार्ट है? एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी किसका पार्ट है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर कोई हार्मोन सिक्रेट करवाना है तो हाइपोथैलेमस जो भी सिग्नल भेजेगा वो किसकी मदद से भेजेगा? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रहेगा? अगर आपको ये याद नहीं रह रहा तो जितनी बात अभी मैंने बोला उसको लाइन बाय लाइन लिखो, एरो बनाओ उसके नीचे नीचे कि कौन कब किसको रिलीज करवा रहा है, क्या रिलीज करवा रहा है, तो आपके दिमाग में फिर एग्जैक्ट कंसेप्ट बैठेगा। याद रहेगा? ठीक। नाउ अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन था? पार्स इंटरमीडिया, है ना, ये वाला। तो पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है। क्या रहा है? एक हार्मोन। और वो हार्मोन क्या होता है? मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये? एमएसएच। एमएसएच का मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या है? मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा वो? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरह से अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल? 7। ये भी है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने पार्ट है? 2। पास इंटरमीडिया, पास डिस्टलिस। पास डिस्टलिस से कितने निकल रहे? 6। और इंटरमीडिया से 1। तो टोटल हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हो गए फिर? 7। ये दोनों भी इसका पार्ट है ना। तो इसको हम क्या दूसरा नाम लेते हैं? एंटीरियर। तो इस तरह से एंटीरियर से टोटल कितने निकल रहे हैं? 7। 6 कहां से निकल रहे हैं? पास डिस्टलिस। 1 कहां से निकल रहा है? पास इंटरमीडिया। याद रहेगा? नाउ अब एक और बात, ये जो पार्स इंटरमीडिया है, ये पार्स इंटरमीडिया अगर इंसानों की अगर बात करते हैं तो इंसानों में ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये तकरीबन पास डिस्टैलिस के अंदर क्या हो चुका होता है? जम, यानी ये दिखाई नहीं देता। हालांकि ये है बट ये कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या होता है? पास डिस्टैलिस के अंदर क्या हो चुका होता है? छुप गया होता है, जम हो गया होगा, मिल गया होता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एडिनोहाइपोफाइसिस, उसके पास कितने पार्ट है? 2। पास डिस्टैलिस, पास इंटरमीडिया। पास डिस्टैलिस से 6 हार्मोन, पास इंटरमीडिया से
एक हार्मोन, बट पास इंटरमीडिया या पास स्टेरिस में पूरी तरह से क्या हो गया, जम ना। अब उससे आगे बात कर रहे हैं, यहां पर किसी को कोई डाउट है? एमएसएच का फंक्शन ये होता है कि वो हमारे जिस्म के अंदर मेलानिन पिगमेंट है ना, हम बोलते हैं कि हमारे का ये जो स्किन के कलर है, तो इस तरह से कहा जाता है कि ये जो एनिमल है, एनिमल के जिस्म में मेलानिन पिगमेंट, जो काले कलर के पिगमेंट है ना, ये ब्राउन कलर जो है, इस तरह के मेलानिन पिगमेंट बनाने में क्या करता है, काम करता है। ठीक ना। अब उसके बाद है न्यूरो हाइपोफिसिस, ये वाला पोर्शन हमने बोला ना, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर की मदद कौन करने वाला है, न्यूरॉन, इसलिए इस हिस्से का दूसरा नाम क्या बन गया, न्यूरो हाइपोफेसिस। क्या नाम पड़ गया इसका, न्यूरो हाइपोफेसिस। तो अब हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात की, अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो न्यूरो हाइपोफेसिस है, उस न्यूरो हाइपोफेसिस का जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं उसको, पार्स नर्वोसा। या ये जो पार्स नर्वोसा है, जिसको आगे चल के हम क्या कहते हैं, पोस्टेरियर, क्या कहते हैं उसको, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, या ये जो न्यूरो हाइपोफिसिस है, या जो पार्स नर्वोसा है, ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। ये जो दो हार्मोन है, ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एग्जाम में इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा पोर्शन, कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टेरियर रीजन है, उस पोस्टेरियर रीजन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। किसकी मदद से करता है, न्यूरॉन की मदद से करता है। इसलिए इस पोस्टेरियर का दूसरा नाम क्या बन गया, न्यूरो हाइपोफिसिस। और इस न्यूरो हाइपोफिसिस के अंदर एक जो पार्ट है उसको बोला जाता है पार्स नर्वोसा। ठीक, अब ये जो पूरा रीजन है, ये दो हार्मोन रिलीज करता है। एक हार्मोन है जिसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा हार्मोन है जिसको कहा जाता है वेसोप्रेसिन। अगर किसी को याद होगा, वेसोप्रेसिन हमने कहां पढ़ा है, याद है किसी को, वेसोप्रेसिन कि ये क्या करता है, जखीरा अंदोजी करता है, और उसका क्या करता है, इफराज करता है। तो पहले यहां पर इस लाइन में तीन बहुत बड़ी बड़ी बातें। पहली बात मेरे को जो पूछना है वो ये है कि ऑक्सीटोसिन तो हमने अभी पढ़ा, बट वेसोप्रेसिन हम तो पहले भी पढ़ चुके, किस चैप्टर में पढ़े, क्या काम के लिए हमने पढ़ा। और मैंने ये बात बोला भी था कि मैं ये बात पूछूंगा आप लोगों को, याद रखना है आपने कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम इसको पढ़ेंगे जी। वेसोप्रेसिन हमने कौन से सबक में पढ़ा था, क्या काम करता है, फातिमा, फातिमा, अक्सा, अस्का, निखत, कहां पढ़ा था हम लोगों ने, अरे सब चीजें क्या ब्लड प्रेशर में पढ़ते रहेंगे क्या हम लोग, दूसरे काम आएंगे नहीं हमारे जिस्म के अंदर। हाँ, दूसरे फंक्शन होते ही नहीं होते हमारे जिस्म में। याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन, अमल इस्तिखराज। एक्सक्रीशन के अंदर हमने पढ़ा था ना आखिर में बाकायदगी, और बाकायदगी रेगुलेशन की बात याद आ रही है, उसमें हमने पढ़ा था कि किडनी के काम को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। याद आ रहा है क्या, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो वहां पर हमने पढ़ा था वेसोप्रेसिन, याद आ रहा है ना, किसके नाम को पढ़ा था हमने, वेसोप्रेसिन, अल्टरनेट नाम बोला था हमने, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, प्रेशर को बढ़ाना है, याद आ रहा है सब, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दोबारा बढ़ जाए। याद आ रहा है, जीएफआर, हमारा किडनी का जीएफआर हमेशा कितना रहना चाहिए, 125
ml पर मिनट। पूरे एक दिन में कितना फिल्टर होना चाहिए? 180 लीटर। ये सब पढ़े थे ना उस वक्त, हमने पढ़ा था वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा रिलीज करता है वेसोप्रेसिन। नाउ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों भी हार्मोन की तालीफ नहीं करेगा। बात कान खोल के सुन लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों भी हार्मोन की तालीफ नहीं करेगा। ये दोनों भी हार्मोन की तालीफ, इनका सिंथेसिस, इनको बनाने का काम हाइपोथैलेमस का है। इसलिए अगर आपको याद होगा तो कल हमने जब पढ़ रहे थे हम कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन कौन से, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन में एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर, पहला। दूसरा हमने पढ़ा था इनहिबिटिंग फैक्टर, और तीसरा जो पढ़ा था वो था ऑक्सीटोसिन, और चौथा जो है वो कौन है? वैसोप्रेसिन। इसका मतलब ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रेडीमेड बना वाला हार्मोन का इफराज कर रहा है, और ये रेडीमेड बन के कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हम ये बोलते हैं कि इफराज तो कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर रीजन, लेकिन बनाने का काम तो हाइपोथैलेमस की मदद से क्या होता है कि यहां पर देखिए, यहां पर बोला हुआ है जखीरा अंदोजी और यहां बोला इफराज, या कहीं नहीं बोला तालीफ। इसका मतलब ये जो हार्मोन है वेसोप्रेसिन, इसकी जो तालीफ होती है वो हाइपोथैलेमस में होती है, और सिर्फ इसका इफराज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी न्यूरो हाइपोफिसिस रीजन। यहां पर भी आगे लिखा हुआ है जिनकी तालीफ दरअसल कौन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। तो याद रखना है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने? 4। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने? 4। एक है इनहिबिटिंग हार्मोन, दूसरा रिलीजिंग हार्मोन, तीसरा ऑक्सीटोसिन, चौथा वैसोप्रेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है। भले ही घर में शॉर्ट नोट्स बना के रखो इसका, लेकिन इसको अच्छे से याद रखो बच्चों। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, रिस्पॉन्स में। ठीक है, उसी को हमने वेसोप्रेसिन, समझा? लिखाया था ना मैंने ये, तो वही है एडीएच, उसी को यहां बोलते हैं वेसोप्रेसिन। ठीक, नाउ अब उससे आगे, नाउ वन बाय वन हम अब एक हार्मोन की बात करेंगे। कौन कौन से एक हार्मोन की बात करेंगे? हमने क्या बताया? हमने बोला कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट, कौन सा? एंटेरियर और पोस्टेरियर। एंटेरियर और पोस्टेरियर। फिर एंटेरियर के अंदर दो पार्ट, कौन कौन सा? पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। इसी तरह से पोस्टेरियर में पार्स नर्वोसा। ठीक है, इसका एक और नाम, एंटेरियर पिट्यूटरी का एक और नाम क्या है? एडिनो, एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, ये किसके जरिए कंट्रोल होता? ये किसके जरिए कंट्रोल होता? या हाइपोथैलेमस जब कंट्रोल करता है तो यहां तक सिग्नल लाने का काम कौन कर रहा है? न्यूरॉन। और यहां तक सिग्नल लाने का काम कौन कर रहा है? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रहेगा? ठीक, नाउ पास डिस्टैलिस। पास डिस्टैलिस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? पास डिस्टैलिस पहला हार्मोन कौन है? ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम क्या है? जीएच। दूसरा कौन है?
प्रोलैक्टिन। तीसरा कौन है? TSH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Then ACTH, that is adrenocorticotropic hormone. Then LH, that is luteinizing hormone। और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अपने मौलाना आए नहीं क्या? ना। उसके बाद पार्स से कौन सा है? पार्स नर्वोसा। अरे पार्स इंटरमीडिएट से है वो MSH। पार्स नर्वोसा की बात कर रहा हूं। ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन। और दूसरा वेसोप्रेसिन। ये एक चार्ट है, अच्छे से बना के रखो घर में, कोई इशू नहीं आएगा, एकदम से सारी बातें याद हो जाएगी, तुम लोग याद रहेगा ना। अब सबसे पहले ये पूरे हार्मोन में से हम पहला, अच्छा एक और क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल नंबर ऑफ हार्मोन कितने रिलीज हो रहे हैं? 9। इफराज बंदे कितने? 7। 2 कहां से आए? हाइपोथैलेमस से ऑलरेडी बने, याद आ रहा? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, उस वक्त थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हमें याद रहे कि ग्रोथ हार्मोन, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा ताकि हमको बात और जरा समझने में आसानी हो। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से एक बात समझ में आती है कि ये वो हार्मोन है जो हमारी नमो और हमारी अफजाइश, नमो और अफजाइश का मतलब क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसके लिए जिम्मेदार है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप पहले इतने से बच्चे रहते, फिर ऐसे होते होते शरारती बन जाते, है ना। अब ये नमो क्यों हुई? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारे जिस्म के अंदर क्या हुआ? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा तो हमारा हाइट, सेल बढ़ेगा ना, ठीक है। तो सेल डिवीजन एक्चुअली ये होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है तो हमारे जिस्म में क्या होता है? सेल डिवीजन। फिर सेल डिवीजन का मतलब है कि हमारे जिस्म में क्या बनना चाहिए? हमारे जिस्म में क्या बनना चाहिए? प्रोटीन बनना चाहिए। हमारे जिस्म में क्या बनना चाहिए? लिपिड बनना चाहिए। इसका मतलब प्रोटीन, लिपिड, इनका सिंथेसिस करवाने में भी कौन मदद करता है? ग्रोथ हार्मोन। तो जब ग्रोथ हार्मोन हमारे जिस्म में आता है तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती, नतीजे में हमारा सेल बनता और इस तरह से सेल के नंबर बढ़ते जाते, इस तरह से हमारी ग्रोथ बढ़ती जाती। ना अब यहाँ पर कि ग्रोथ हार्मोन का अगर इजाफी खराज हो जाए तो जिस्म के अंदर फिर क्या हो जाएगी? गैर मामूली नमो हो जाएगी। यानी नमू के अलावा वो क्या हो जाएगी? गैर मामूली। गैर मामूली मतलब बहुत ज्यादा। और जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो नतीजे में क्या हो जाएगा? नतीजे में बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को कहा जाता है अजीमुल जस्सा जिस्म। अजीमुल जस्सा जिस्म का मतलब क्या है? उसको हो जाता है गिगैंटिज्म। क्या हो जाता है? गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म का मतलब क्या होता है? या उसको जियांटिज्म भी बोल सकते हैं, यानी जियान, शैतान की तरह बड़ा जिस्म बन जाता है। ग्रेट खाली है ना, कितना बड़ा जिस्म है। एक आम इंसान के जिस्म के मुकाबले उसका जिस्म बहुत बड़ा है। तो क्या होता है? ग्रोथ के अंदर जैसी ग्रोथ हार्मोन का इफराज ज्यादा हो जाएगा तो जिस्म के अंदर सेल डिवीजन ज्यादा होगा। सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो जिस्म का साइज क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इजाफी अगर हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? गिगैंटिज्म। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का इत्तेदाल से कम इखराज हो जाए तो नतीजे में जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है ड्वार्फिज्म, पस्तखद।
हाँ, जिन लोगों की हाइट कम रह जाती है तो आमतौर पे उसको क्या कहना था, जब पस का होता है उसको बोला पिट्यूटरी बोनापन। क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी बोनापन, यानी उसको बोला जाता है पिट्यूटरी डार्फिज्म। क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी डार्फिज्म। तो इस तरह से हो जाता है। मैं अक्सर बोलता हूं कि ये बीमारियां क्यों होती है बच्चों को, तो कुछ रीजन रहते हैं, वो बचपन के होते हैं जो बच्चे को नहीं समझता, लेकिन एक मैच्योरिटी के आने के बाद भी अगर उस बच्चे की ग्रोथ में इजाफा नहीं हो रहा तो फिर वो उसकी गलती है। वो किस बुनियाद पे? खाते नहीं वक्त पे, माँ और घर में जो बनाया गया वो भी नहीं खाते, खाने को मिला वो भी नहीं खाते। नतीजे में क्या होता है? जिस्म को क्या नहीं मिल रहा है? प्रोटीन। क्या नहीं मिल रहा है? लिपिड। क्या नहीं हो रहा है? नतीजे में ना हाइट बढ़ती ना हेल्थ बढ़ती। इसीलिए आप देखो कि प्रोटीन, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए और फटाक से बच्चे की हाइट बढ़ गई, मतलब उसको कॉम्प्लेन से क्या मिल रहा था? तो असल में अगर वो खाना खाता तो प्रोटीन मिल जाता, लेकिन वो खाना खाता ही नहीं। भाजी बनी, रोते बैठा, बैगन बने, रोते बैठा, है ना, हर चीज के लिए रोते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं ना, आपने देखोगे अक्सर घर के जो बड़े रहते हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो घर के बड़े रहते हैं ना तो वो बहुत लाड़ प्यार से पले हुए रहते हैं, तो उनको कोई भी चीज पसंद नहीं आती। लेकिन छोटा जो रहता है ना, वो छोटा वो बड़े को देख के पहले से सीख लिया रहता, इसलिए हमेशा छोटे बड़े दिखते हैं। और बड़े, उसका बड़े का रीजन क्या है? उसको लाड़ प्यार में पाला हुआ रहता, तो उसको क्या बचपन में आता तो चॉकलेट खिलाए रहते, आइसक्रीम खिलाया हुआ रहता है, तो अब वो बेचारे के जबान को किसके चटखारे पड़े रहते? चटोरे चीजों के। नतीजे में जो असल चीज रहती है वो घर में खाता, इसलिए हालत बढ़ती, फिर वालिदैन बेचारे परेशान होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना कि ग्रोथ हार्मोन का जो इश्यू होता है वो हमारी डाइट से रिलेटेड है। और डॉक्टर क्या करते हैं? भूख बढ़ाने की चीजें देते हैं, नतीजे में वो खाते हैं, फिर खुद ब खुद उनकी हालत। हमको लगता है कि नहीं, डॉक्टर साहब ने कुछ तो दिए थे बोल के हुआ। अरे डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं दिए थे, डॉक्टर साहब ने तुम्हारे पैसा खर्चा करके तुम्हारे बेटे को खाने की आदत डाली। इससे बेहतर है कि तुम पहले से उसको आदत डालो। इसलिए हमारे पास देखेंगे ना तुम कि पहले पहले अम्मी अब्बा बने रहते, तो पहले पहले अम्मी अब्बा बने रहते तो क्या रहता है? बच्चों को जपत जपत के रखते, दादा दादी को देंगे नहीं। हाँ, नतीजे में क्या होता? फैमिली क्लासेस तो वो अलग ही है, वो अलग परेशानी है, लेकिन साथ में साथ इधर बच्चों की भी तरबियत नहीं होती। क्या गए दादी हाथ में दे देंगे, वो दे देंगे, केला दे देंगे, सेब दे देंगे, तो बोले जुकाम आ गया, ऐसा आ गया, वैसा, परेशानी शुरू घरों में। तो हमारे खानदान का एक सेटअप है, वो सेटअप में ये बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग फिट है, लेकिन हमने पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसलिए हमको मालूम नहीं है। इसलिए ये बातों को हमारी सोसाइटी में परकोलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना? खैर, तो मौलाना आप तुम लोग जब बयान ज्ञान करेंगे मेंबर पे, तो जरा ये बायोलॉजी थोड़ा बता दो यार वहाँ, है ना? हमारे जैसे टीचर वहां तक पहुंच नहीं सकते, तुम्हारे जैसे लोग हर जुम्मा को जुम्मा पहुंच जाते हैं। नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी की वजह से ना हमारे पास जो नई जनरेशन है ना, वो चीज दुबली पतली, ज्यादा जोर की हवाई की। हाँ सुफियान, खाते पीते जाओ भी घर को। ठीक, तो ये समझाने के लिए बात बताया मैंने। यहाँ तो पहला हार्मोन कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट है? तुम्हारे में से कोई है ऐसा जो नहीं खाता पीता? हेरिडिटी की वजह से जो होता है वो एक अलग चीज हो गया, ठीक है? हेरिडिटी की वजह से जो होता है बेटा वो एक अलग चीज हो गया। आमतौर पे जो क्या बोलते हैं ना उसको, हमारे चटोरे चारे, हमारे हाफिज जी ने अच्छा वर्ड बोले, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती उसके मामले में मैंने बात किया है। ठीक है, नाउ नाउ हम बात कर रहे हैं अब एक और हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है ये असल में पिस्तानों की नमू के लिए जिम्मेदार है। पिस्तानों, पिस्तानों का मतलब यहां पर, पिस्तानों का मतलब है यहां पर मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का मतलब है वो गुदूद जो दूध बनाते हैं, जो दूध बनाते हैं,
दूध का सिक्रेशन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं उनकी बात हो रही है। तो प्रोलैक्टिन जो होता है ये पिस्तानों की नमू के लिए होता है और उनमें दूध बनाने के रेगुलेशन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन की वजह से जो मेमोरी ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट होता है और उसी की दूध के डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, दूध का इफराज होगा। नाउ तीसरा है थायराइड, थायराइड गुदूद। ठीक है, अब थायराइड गुदूद पे हम क्यों चले गए, थायराइड ग्लैंड, हाँ बता रहा हूं उसमें भी हम जाने वाले हैं। नाउ ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड गुदूद से थायराइड हार्मोन होता है। थायराइड गुदूद से, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलेगा, थायराइड हार्मोन। थायराइड गुदूद से क्या निकलेंगे, थायराइड हार्मोन। लेकिन थायराइड गुदूद थायराइड हार्मोन कब रिलीज करेगा, जब उसको क्या मिलेगा, TSH, यानी उसको क्या मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुमने क्या बनाना है, थायराइड हार्मोन। इसका मतलब ये हो गया कि थायराइड गुदूद से थायराइड हार्मोन की तालीफ अगर होती है तो वो क्यों होती है, वो होती है ड्यू टू दी इखराज, ड्यू टू दी सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये TSH कहां से निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो अब सिग्नल, अब लाइन तुमको समझ में आएगी कि वो लाइन एक्चुअली बोल क्या रही है। वो लाइन ये बोल रही है कि पिट्यूटरी से जो TSH निकलेगा वो जाके थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भाई तुमने क्या बनाना है, थायराइड हार्मोन। बस समझ में आया। तो हमारे जिस्म में जो थायराइड हार्मोन बनाता है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बात किसने बोला, हाइपोथैलेमस। नाउ अब एक और सेम कंडीशन यहां पर है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। कौन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स ये किसका पार्ट है, हम पढ़ेंगे उसको आगे चल के। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो पार्ट है ये पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड। किसका है, एड्रीनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है जिसका नाम एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इस एड्रीनल कॉर्टेक्स को हार्मोन बनाना है तो इसको सिग्नल कौन करेगा, इसको सिग्नल करेगा ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये ACTH का इफराज कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कर रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ अब एक बात और समझो, एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन बनाएगा, उसका नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अरे मौलाना, अल्डोस्टेरॉन। कहां पढ़े थे हमने अल्डोस्टेरॉन, किसी को याद है कि अल्डोस्टेरॉन हमने पढ़े थे, कहां पढ़े थे, फातिमा, निकत, साजिदा, किडनी, याद आ रहा है, किडनी के मामले में एक्सक्रीशन सिस्टम में अल्डोस्टेरॉन पढ़े थे हम लोगों ने। अल्डोस्टेरॉन कहां जाके सिग्नल करता है, किडनी के कौन से वाले पार्ट पे करता है, किडनी में क्या रहता है, कौन सा फंक्शनल यूनिट है किडनी का, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर कितने पार्ट है, कौन कौन से, बोमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले। तो ये एल्डोस्टेरॉन किसको सिग्नल करता है, DCT। बहुत अच्छा एक्स्ट्रा किसको करता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फिर वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, सोडियम। याद आ रहा है, ये पूरा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH निकलेगा वो जाके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल करेगा, वो क्या बनाएगा, थायराइड हार्मोन। ACTH जो निकलेगा वो जाके एड्रेनल कॉर्टेक्स को सिग्नल करेगा, वो क्या रिलीज करेगा, अल्डोस्टेरॉन। और इसी अल्डोस्टेरॉन को आगे चल के हम नाम पढ़ने वाले हैं, वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये नाम हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं दोबारा पूछूंगा कि ये हमने लफ्ज कहां पढ़े थे, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन,
TSH ACTH, ठीक है ना। अब एक और है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो उन्होंने ना ये गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, यहां उन्होंने नाम दे दिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आमतौर पे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, ठीक है, एक बार हम देख लेंगे उसको, लेकिन मेरे हिसाब से नई बुक के हिसाब से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बजाय मिनरलोकॉर्टिकॉइड आना चाहिए, ठीक। नाउ नाउ उससे आगे LH और FSH, ये LH और FSH क्या करेगी, ये तौलीदी आज़ा पर जाएगी और तौलीदी आज़ा के अमलों को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसलिए इनको दोनों को मिलाकर एक लफ्ज बोला जाता है, वो है गोनाडोट्रोप्स। क्या बोला जाता है इनको, गोनाडोट्रोप्स। तो LH और FSH ये दोनों भी कहा जाके सिग्नल करते हैं, ये दोनों भी जाके सिग्नल करते हैं गोनैड्स को। किसको सिग्नल करते हैं, गोनैड्स को। गोनैड्स मतलब कौन हो गया, गोनैड्स का मतलब हो गया, एक है हमारा इन केस ऑफ मेल टेस्टिस, इन केस ऑफ फीमेल ओवरी, ठीक है। फीमेल में ओवरी होती है और मेल में क्या होती है, टेस्टिस। इसीलिए क्योंकि ये गोनैड को जाके सिग्नल करते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है गोनाडोट्रोप्स या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या बोला जाता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। या तो इनको बोलेंगे गोनाडोट्रोप्स या क्या बोलेंगे, गोनाडोट्रोपिन। और ये जाकर क्या करेंगे, ये जाके वो गोनैड को सिग्नल करेंगे। क्या सिग्नल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नर की बात करते हैं यानी मेल की बात करते हैं, तो मेल में कौन है, टेस्टिस। और टेस्टिस में जाके ये क्या बोलेंगे, टेस्टिस को जाकर ये बोलेंगे कि तुमने क्या करना है, एंड्रोजन बनाना है। और एंड्रोजन बना के उस एंड्रोजन को क्या करना है, रिलीज करना है, ठीक है। तो पहला टेस्टिस, टेस्टिस को अगर कौन मिलेगा, टेस्टिस के पास अगर जाता है तो टेस्टिस की वजह से टेस्टिस बनाना शुरू करेगी एंड्रोजन। क्या बनाएगी, एंड्रोजन। एंड्रोजन बनाने से क्या होगा, एंड्रोजन बनाने से यह होगा कि वो जो मेल है, वो जो नर है, उसके अंदर मुच्छी आएगी, उसके अंदर दाढ़ी आएंगी, उसके अंदर मर्दों वाली सेकेंडरी कैरेक्टर, नर वाली दूसरी खुसूसियत है ना। आप किसी को अगर मेल है या नर है किस बुनियाद पे बोलते हैं, जब आप उसको देखते कि उसको क्या है, दाढ़ी है, मूंछ है, तो आप बोलते कि ये मर्द है, नर है। और ये पहचान कौन सी है, दूसरी है। प्राइमरी पहचान तो क्या है, टेस्टिस। पहले प्राइमरी पहचान क्या है, टेस्टिस की, ये मर्द है। लेकिन दूसरी पहचान क्या है, मूंछ, दाढ़ी, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आवाज, आवाज के अंदर एक सख्त है, टफ आवाज है, तो ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जैसे ही गोनैड्स को सिग्नल मिलेगा, क्या मिलेगा, LH और FSH। तो जैसे ही उसको LH मिलेगा टेस्टिस को, टेस्टिस को क्या मिलेगा, LH। तो LH की वजह से टेस्टिस क्या बनाना शुरू करेगी, एंड्रोजन। क्या बनाना शुरू करेगी, एंड्रोजन। नाउ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि ये जो नर है, ये नर यानी ये जो मेल है, इसमें FSH और इस एंड्रोजन की वजह से क्या होती है, स्पर्म की तश्कील होती है। यानी ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस में क्या बनने वाले हैं, स्पर्म, मनी, या उर्दू में हम क्या कहते हैं, नुत्फा। तो ये नुत्फा कब बनेगा, जब इस टेस्टिस को दो हार्मोन मिलेंगे। एक हार्मोन तो कौन है, एंड्रोजन, और दूसरा हार्मोन इसको क्या मिलने वाला है, FSH। एग्जाम में ये सवाल किया जाता है, इसको याद रखना है कि टेस्टिस में उस वक्त स्पर्म बनने की शुरुआत होगी जब टेस्टिस को क्या मिलेगा, FSH और एंड्रोजन, ये दो हार्मोन मिलेंगे, तब जाके वो क्या बनाना शुरू करेगा, स्पर्म, ठीक ना। दूसरा, अब अगर मादा की बात करते हैं, यानी फीमेल की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, तो अब उनके जिस्म में क्या होता है, उनके जिस्म में LH पूरी तरह से बालिदगी या बालिदा फॉलिकल, जिसका नाम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल है। ये ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है, बैजा, उस बैजे बनाने के अमल का वो क्या करता है, आगाज करता है। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, या आप लोगों ने पीछे पढ़ना है, मैंने पहले ही बोला था कि जो लोग लेट आए उन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम खुद पढ़ना है, जहां डाउट आएगा मेरे को पूछना है।
तो एक मरतबा जाइए आप पढ़ेंगे तो वहां ये पढ़ेंगे कि जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर कुछ सेल होते हैं, उन सेल में से कुछ सेल का नाम होता है जिनको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम कहा जाता है उनका? ग्राफियन फॉलिकल। इन ग्राफियन फॉलिकल के बीच में एक सेल होता है जिसको कहा जाता है ओवा। फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल की बॉडी में 14वें दिन को, हर महीने की 14वें दिन को साइकिल स्टार्ट होती है जिसके अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये ओवा उसके जिस्म से बाहर रिलीज होता है, एमसी का जो डे होता है। तो ये जो एमसी है, ये जो ओवा है, इसके रिलीज होने को कौन कंट्रोल करता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है तो पूरी तरह से बालिदा यानी डेवलप वाला ग्राफियन फॉलिकल जिसके बीच में कौन था? बैसा, वो बनाने का अमल करता है और उसको बॉडी से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। और इस तरह से पीछे क्या बच जाएगा? फिर इस ओवा के आजू बाजू जो ग्राफियन फॉलिकल थी वो बच गए। वो ग्राफियन फॉलिकल क्या बना देगी? कॉर्पस लूटम। क्या बना देगी वो? कॉर्पस लूटम। ना जैसे कॉर्पस लूटम बनाती है तो इस कॉर्पस लूटम को बरकरार रखना है, ये भी काम किसका है? एलएच का। जो बैसा निकलने के बाद ग्राफियन फॉलिकल बकाया से बनता है। इसका मतलब यह है कि ओवरी के अंदर जैसे ही एलएच मिलेगा तो इस एलएच की वजह से उस ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल के बीच में एक खलिया है ओवा, अंडा, वो 14वें डे को एमसी के दौरान बाहर निकलेगा। ठीक, और ये ओवा के निकलने की वजह से पीछे जो ग्राफियन फॉलिकल बच गया वो किसमें तब्दील हो जाएगा? कॉर्पस लूटम। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है दैट टाइम ये कॉर्पस लूटम वहां रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और अगर फीमेल के जिस्म से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है इसका मतलब है उसको हमल ठहर गया। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है जो किसकी बुनियाद पर है? एलएच। नाउ मादा के जिस्म में एफएसएच और ओवेरियन फॉलिकल इनकी नमू और बालिदगी को मुतहरिक करता है। यानी एलएच ने तो ये काम कर दिया, तो एफएसएच क्या करेगा? एफएसएच क्या करेगा? ये जो फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, इससे पहले जो इनकी साख्त होती है उसको कहा जाता है ओवेरियन फॉलिकल। क्या कहा जाता है उनको? ओवेरियन फॉलिकल। यानी जैसे ही एफएसएच निकलना शुरू होगा तो वो जाके ओवेरियन फॉलिकल को सिग्नल करेगा और ओवेरियन फॉलिकल को बोलेगा कि तुमने तुम्हारी नमू करना है और तुम्हारे अंदर पुख्तगी आना है। तो उस वक्त वो ओवेरियन फॉलिकल किस में तब्दील होगी? ग्राफियन। और ग्राफियन में से एक किस में तब्दील होगा? ओवा। समझ में आया? तो एलएच और कौन काम कर रहा है? एफएसएच। बात समझ में आई? तो मेल में इसका काम अलग है, फीमेल में काम अलग है, बट दोनों भी हार्मोन, चूंकि मेल तौलीदी उज़ू, फीमेल तौलीदी उज़ू के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का नाम क्या है? गोनाडोट्रोप्स, या उनको बोला जाता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक, यहां पर किसी को कोई डाउट है? नाउ अब एमएसएच, मेलानोसाइट्स। नाउ ये जो एमएसएच है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से रिलीज होते हैं बोले हमने? पार्स इंटरमीडिया। कहां से रिलीज होते हैं? पार्स इंटरमीडिया। तो ये एमएसएच क्या करते हैं? ये मेलानोसाइट यानी मेलानिन वाले खलियों पर अमल करते हैं और जिल्द में क्या बनता है? पिगमेंटेशन को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यानी हमारे जिल्द के अंदर कितना पिगमेंट बनेगा, पिगमेंट का मतलब क्या है? कलर। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करते हैं? एमएसएच। नाउ उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये हमारे जिस्म के अंदर हमवार उज़लात पर अमल करता है। हमवार उज़लात का मतलब क्या है? हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, उन स्मूथ मसल्स को यहां पर क्या बोला गया है? हमवार उज़लात। क्या बोला गया उनको? हमवार उज़लात। तो स्मूथ मसल्स, और उन स्मूथ मसल्स के अंदर वो क्या करवाएगा? इनक़िबास। इनक़िबास मतलब क्या करवाएगा? स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन।
हमने पढ़े ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, है ना। ये क्या करवाएगा, इनक़िबाज़, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। नाउ इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होगा कि हमारे मसल्स के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मादा की बात करते हैं तो मादा के अंदर क्या होता है, जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है, यानी जब 9 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है मां के जिस्म में, तो उसकी वजह से बच्चेदानी के अंदर कुव्वत पैदा होगी, और बच्चेदानी के अंदर कुव्वत की वजह से उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो बच्चा है वो मां के जिस्म से बाहर आएगा। इसीलिए आप देखो कि अक्सर ये कहा जाता है कि लेबर पेन, यानी वो जो दर्द की कैफियत है, अगर वो नहीं डेवलप हो रही है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास आर्टिफिशियल तरीके से, यानी इंजेक्शन के जरिए उसके जिस्म में किसकी मिकदार को बढ़ाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, है ना। तो फिर वो वेट करते हैं, वेट करने के बाद अगर वो लेबर पेन जनरेट हुआ उस लेडी के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करते हैं, सीजर, सी सेक्शन को कट करके बेबी को जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो आमतौर पे नेचुरली ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, नेचुरली ये प्रोसेस किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस को जैसी ये बात पता चलेगी कि बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, अब उस बच्चे को जिस्म से क्या कर देना है, बाहर, तो हमारे उस फीमेल के जिस्म में कौन सा हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, ऑक्सीटोसिन। नतीजे में अब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो स्मूथ मसल जो बच्चेदानी की है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, यानी यूटेरस, मादर रहम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नतीजे में धीरे धीरे वो बच्चा मदर के जिस्म से क्या होता है, पुश किया जाता है और वो बाहर आ जाता है। ठीक है। नाउ दूसरा कि इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन की वजह से पिस्तानों से दूध बाहर निकलना शुरू होगा। देखिए दो लफ्ज है, प्रोलैक्टिन पढ़ा हमने, वो पिस्तानों के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिस्तानीय हुदूद के साइज में इजाफे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहां पर दूध की तालीफ के लिए। लेकिन दूध निकलेगा कब, वो दूध निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीटोसिन। एग्जामिनेशन में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को लेकर जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना है कि प्रोलैक्टिन की वजह से वहां पर दूध बनेगा लेकिन निकलेगा नहीं, ऑक्सीटोसिन की वजह से निकलेगा, याद रहेगा। इसीलिए आप देखिए कि जब मदर के जिस्म से बेबी निकलता है तभी दूध का इफराज होता है। ये क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से एक तो बच्चा जिस्म से बाहर निकला, और फिर अब बच्चे को नीड है खाने की, तो अब वो खाना कहां से खाएगा, तो वो मदर के जिस्म से हासिल करता है, इसलिए मदर के जिस्म से अब दूध का इफराज होना शुरू होता है। नाउ तीसरा, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन ये किस पर अमल करता है, गुर्दे पर, यानी किसके ऊपर अटैक करता है, ये किडनी पर। किसको कंट्रोल करता है, किडनी को। नाउ डिस्टिल टिब्यूल्स के जरिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को ये क्या करवाता है, दोबारा जज्ब करवाता है। यानी हमने इसे पढ़ा था कि किडनी के अंदर 3 काम हो गए खून पेशाब बनने के दौरान, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिग्रेशन। याद आ रहा है, अमल तख्तीर, दोबारा इंजेजाब और इफराज, याद आ रहा है। तो यहां पर जब दोबारा इंजेजाब का अमल होगा तो दोबारा इंजेजाब के अमल में कौन काम करेगा, वेसोप्रेसिन। और ये वेसोप्रेसिन की वजह से किडनी क्या करेगी, पानी और साथ ही साथ किसको एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से हमारे जिस्म में जो पेशाब है, उस पेशाब के जरिए जो पानी की बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, यानी पानी बहुत ज्यादा जिस्म से बाहर जा रहा था, नतीजे में जिस्म में पानी का क्या हो गया, नुकसान, और नुकसान की वजह से जिस्म में पानी की क्या हो गई, कमी। उस कंडीशन को हम क्या कहते थे, डायूरेसिस। इससे पहले भी बोला कि व्हाट इज मीन बाय डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, जब हमारे पेशाब के साथ पानी बहुत ज्यादा मिकदार में निकलना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं डायूरेसिस। अब इस डायूरेसिस को रोकने का काम कौन कर रहा है, वेसोप्रेसिन। इसीलिए इसका नाम बन जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। हाँ, दोनों भी एक ही है। डायूरेसिस को रोकने की वजह से उसका नाम क्या बन गया, एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस को रोकने वाला हार्मोन, इसलिए उसको बोल दिए ADH।
और उसी का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसी। यहां पर किसी को कोई डाउट है? फाहमी, फातिमा, सफिया, अक्सा, निखत, साजिदा, फातिमा, हुजैफा, किसी को कोई डाउट है? सफिया बहुत दिनों के बाद। ठीक ना, अभी क्या टाइम हो रहा है? चलिए हमारे पास टाइम और है अभी। बोर तो नहीं हो रहे ना? पक्का? ऑनलाइन वालों बोर हो रहे क्या? ठीक। नाउ तो ये कौन से हार्मोन थे? पिट्यूटरी हार्मोन। कौन से हार्मोन थे? पिट्यूटरी हार्मोन। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास और ग्लैंड्स होते हैं। नाउ मैं अगर आपको डायग्राम दोबारा याद दिलाऊं कि हमने डायग्राम क्या पढ़ा था। हमने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर जिस तरह का सिस्टम होता है ग्लैंड्स का, है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हाइपोथैलेमस था जो कंट्रोल कर रहा था। तो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन, चार हार्मोन बनने वाले, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से सात, कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, एमएसएच। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाले हार्मोन, ये वाले ग्लैंड की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पीनियल ग्लैंड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अक्सर इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि यार ये इस वजह से हो रहा है बन के, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है ना। पीनियल के दूध या पीनियल ग्लैंड, अगला जो दिमाग है हमारा, अगला दिमाग मतलब फोर ब्रेन, उसके जौहरी जानिब यानी नीचे की तरफ एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल हुदूद। जौहरी जानिब मतलब नीचे की तरफ होता है या बाजू की तरफ होता है, या सामने, आगे, पीछे? अरे पीछे पीछे डॉर्सल, जौहरी जानिब, याद आ रहा है ना? तो अगले दिमाग के जौहरी जानिब यानी पीछे की तरफ हुदूद है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ये मेलाटोनिन हार्मोन खारिज करता है। कौन सा हार्मोन खारिज करता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन खारिज करता है? मेलाटोनिन हार्मोन खारिज करता है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये हमारे जिस्म की 24 घंटे की जो साइकिल है, यानी दिन भर का जो भी रेगुलेशन है, जो भी काम है, उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी आप उठेंगे कब, सोएंगे कब, खाएंगे कब, ठीक है, जो भी आपकी डेली रूटीन है, जो अभी आपकी हैबिट है, उस हैबिट को कंट्रोल कर। हत्ता कि अगर कोई गुटखा खाने का इसका शौकीन है तो उसके भी दिमाग में ट्रिगर करने का काम कौन करता है? ये मेलाटोनिन। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये हमारे जिस्म में ना एक अलार्म है। कोई भी काम करना है तो ये अलार्म उस वक्त में बज जाता है। आजकल हमारे मोबाइल में ना 5 वक्त की नमाज का अलार्म है, हैया अलस सलाह शुरू होती है ना, टोन बजना शुरू हो जाती है, वो है वो। तो इस तरह से ये हैया अलस सलाह वाली टोन है जो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में खुद ही फिट करके रखी है। 24 घंटे डिसाइड करेगा। तो आप अगर अच्छे काम करने के आदी है तो उस वक्त आपको ये याद दिलाएगा, बुरे काम करने के आदी है जब भी याद दिलाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इसको कैसा यूज करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये कौन कौन से काम में काम कर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक है सोने में, दूसरा है जागने के दौरान, है ना। हम लोग आज परेशान होते हैं, सुबह में फजर की नमाज में आंख नहीं खुलती। अरे भाई तुमको हैबिट ही नहीं है तो क्यों नहीं खुलेगी? हैबिट डालेंगे तो कई प्रोग्राम वगैरह में जाना है तो बराबर आप खुल जाती, लेकिन फजर की नमाज में नहीं। हालांकि ये अलार्म हमारे दिमाग में सेट करके रखा है अल्लाह ताला ने। अगर हमने चाहा कि हमको 5 बजे उठना है तो बराबर 5 बजे ही आपको उठा देगा। तहज्जुद को अगर आपने सेट करके रखा है तो बराबर तहज्जुद में उठा देगा। आपको किसी और अदर अलार्म की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम ही नहीं है। अगर हमने हमारे मेलाटोनिन के खराज को बराबर, यानी अगर आपको 10 बजे सोने की आदत है तो मेलाटोनिन 10 बजे ही रिलीज होगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अब अगर आप सो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोते तो फिर ये थोड़ी देर मेलाटोनिन रिलीज होगा, उसके बाद ये मेलाटोनिन रिलीज होना बंद हो जाएगा। अब आपको नींद नहीं आती।
इसी तरह से ये हमारे जिस्म को क्या करता है, दर्जे हरारत को भी क्या करता है, कायम रखने में मदद करता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, किस सिचुएशन में क्या होगा, ये भी कौन करेगा, मेलाटोनिन। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना है, और अहम चीज क्या है, इसके अलावा मेलाटोनिन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म, है ना। अगर हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हम तो मुर्दा है, मेटाबॉलिक साइकिल नहीं है मतलब हम मुर्दा है। तो मेटाबॉलिज्म, इसलिए अक्सर जो लोग दिमाग पे बहुत प्रेशर लेते, टेंशन लेते हैं, तो क्या डिस्टर्ब हो जाता है उनका, मेटाबॉलिज्म, है ना। किसी को कुछ मालूम पड़ा कि भाई मेरे को नीट में मार्क कम आ गए, अचानक में उसका सर दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा, बहुत सारी चीजें हो रही, क्या हो गया, पीनियल ग्लैंड को डिस्टर्ब कर दिए, हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब कर दिए, नतीजे में पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब। इसी तरह से जिस्म का रंग, बॉडी का कलर, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप बहुत ज्यादा टेंशन में है तो आप देखिए कि लोगों को पैचेस आना शुरू हो जाते हैं ब्लैक चेहरे पे, धब्बे आना शुरू हो जाते, डॉट डॉट आना शुरू हो जाते हैं सब। इसी तरह से माहवारी, इन केस ऑफ फीमेल स्पेशली, औरतों के केस में अगर वो लेट सोने या लेट जागने, देरी से उठने, ये पूरे सिस्टम अगर वो फॉलो करना शुरू कर दे, नतीजे में माहवारी प्रॉपर नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं आती। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर प्रॉपर नहीं आती है तो पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी का क्या हो जाता है, उनका डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट को, इसी तरह से एक और चीज है वो है दिफाई सलाहियत। दिफाई सलाहियत मतलब इम्यून सिस्टम। कौन हो गया, हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम। इसलिए देखो कि जिन लोगों को सुबह में जल्दी उठने की आदत नहीं है तो हम बोलते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम क्या है, खराब। आपको मालूम है ये सर्केडियन रिदम जो मेंटेन होती है तो ये 24 आवर की साइकिल है। सुबह 7 बजे आपने उठना है, रात में सो जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो जब तक आपका जिस्म हेल्दी है, फिट है, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका अब जिस्म की ताकत खत्म होती जाती है, उस वक्त उसका जिम्मेदार कौन हो गया, पीनियल ग्लैंड। क्यों, क्योंकि हमने उसको सही वक्त पे सेट नहीं किया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीनियल गुदुद को याद रखना है कि पीनियल गुदुद बहुत सारा, और एग्जाम में है ना डायरेक्ट ये लाइन पर सवाल है, इस लाइन पे पूरा सवाल है कि हमारे जिस्म का पीनियल ग्लैंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन अंजाम देता है। एक है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है बॉडी कलर, तीसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और चौथा है दिफाई निजाम। इसके अलावा और क्या करता है, वो हमारा क्या मेंटेन करता है, सोने और जागने का तवाजुन, और साथ ही साथ हमारे जिस्म का दर्जे हरारत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्या बोलेंगे ना, डेली रूटीन, डेली लाइफ से रिलेटेड है। और अक्सर ये होता है कि आज हमारे बीमारियां या हमारे प्रॉब्लम्स, इसका जो परेशानियां जो मौजूद है उसका रीजन ये है ना। हम लोग को सुना है, हमको हदीस के जरिए, कुरान के जरिए इस बात को, कि सुबह का उठना है ना, सुबह का सोना रिस्क को रोकता है। असल में क्या मतलब है उसका, हम एक्टिव नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि ये हार्मोन्स, नतीजे में मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो गया, सेहत खराब हो जाती है। ठीक, नाउ कल हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे और इससे आगे के हार्मोन ग्लैंड्स की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।